वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत पार्ट 6। मैं अंकुर द्विवेदी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के साथ कॉन्स्टिट्यूशन की शॉर्ट ट्रिक्स भी सीख ली थी। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हम लोग को रटना है। बच्चों, हम लोग आज की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 जो कि लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग आता है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, मैंने कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बहुत पढ़ने में आ रहा था कि कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये आप लक्ष्मीकांत पढ़ा रहे हैं, ये तो IAS लेवल की है। बच्चे, ये जो इस बुक के अंदर कंटेंट है बेटा, आप इसको अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो तो आप किसी भी एग्जाम में इसको यूज कर सकते हो। ये किसी भी एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट, सबसे सफिशिएंट मटेरियल है। इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आता अगर आपने ये कंप्लीट कर रखा है। ठीक बच्चे, तो चलिए हम लोग आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास हम लोग की स्टार्ट होती है प्रीएम्बल से। प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना। ये आज की क्लास का हम लोग का थंबनेल है आपके लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल को। पर प्रीएम्बल को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी सी कहानी है। कहानी क्या है, आइए उसको सुन लेते हैं। जल्दी से देखते हैं भैया, कहानी पेश करी जाए। तो देखिए भैया, ये कहानी आ गई चैप्टर नंबर 4 प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो बच्चे, इसके अंदर आप लोग को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, एक चीज जान लीजिए। सबसे पहले बेटा आपको ये जानकारी करनी है कि जो प्रीएम्बल वर्ड है ये सबसे पहले कहाँ से आया, कब आया, कौन लेके आया। तो बच्चे, इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले ये जान लो बेटा, ये जो वर्ल्ड प्रीएम्बल है यानी प्रस्तावना, बेटा सबसे पहले इसको लाने वाला जो देश था वो था अमेरिका। सबसे पहले लाने वाला देश इसका कौन सा था बेटा, अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहले प्रीएम्बल को लेके आया गया। दूसरा, प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसको बेटा हम लोग प्रीफेस के नाम से भी जानते हैं। प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसका बेटा प्रीफेस, कॉन्स्टिट्यूशन का। बच्चे, इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। एक हम लोगों के बहुत ही रिनाउंस्ड ज्यूरिस्ट हैं, बहुत बड़े कानून के जानकार हैं, रिनाउंस्ड हम लोग के लॉ के जानकार हैं, जिनका नाम था N पलखीवाला। बच्चों, N पलखीवाला ने हम लोग के प्रीएम्बल के लिए बोला था इट इज अ प्रीफेस या इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब समझे, अगर एक कोई अनजान आदमी है जिसने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं पढ़ा, फिर से एक अनजान आदमी है जिसने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं पढ़ा, अगर उस बंदे को हमें बताना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन किसके इर्द गिर्द घूमता है, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन किस बेस के ऊपर बना हुआ है, तो बच्चे ये आपको बताना पड़ेगा। हम लोग जाओ उसको आप कह दो बेटा प्रीएम्बल पढ़ लो। वो अगर प्रीएम्बल पढ़ लेगा तो उसको इस बात की क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है किस पॉइंट्स के आसपास रिवॉल्व करता है, किस पॉइंट्स के चारों तरफ घूमता है। दूसरा, बच्चों हमने आपको याद करिए जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जो प्रीएम्बल है उसको कौन लेके आया था। बच्चों याद है ना, कौन सी डेट याद करिए, 13 दिसंबर वाली, 13 दिसंबर 1946। बच्चे, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया था। क्या पेश किया था बेटा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और बेटा ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है इसको एडॉप्ट यानी अपना लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। बच्चे, कब अपना लिया गया था, 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। अपनाने का मतलब ये होता है उसके अंदर के जो प्रोविजंस हैं, जो फीचर्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे जितने ज्यूरिस्ट हैं उनको बहुत अच्छी लगी और वो इसी को बेस मानते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बनाएंगे। क्लियर हुआ। तो हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर से ही बेटा प्रस्तावना या ये कह लीजिए प्रीएम्बल निकल के आया है। तो अगर आपसे पूछे प्रीएम्बल कहां से आया है, प्रीएम्बल आया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य संकल्प से निकल के आया है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब आया था, तुरंत डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब एडॉप्ट करा गया था, 22 जनवरी 1947। अब एक क्वेश्चन और आता है बेटा, वो मैं आपका शुरुआत में क्लियर कर देना चाहता हूं। हम लोग का प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब अपनाया था।
कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले की कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, बच्चे ये बात आपको पता होनी चाहिए, नोट करके कहीं लिख लेना बच्चे, हम लोगों का जो प्रीएम्बल था उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद अपनाया था। कब बनाया था? अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन लास्ट डे था उस दिन हम लोग के प्रीएम्बल को अपनाया गया। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रीएम्बल आया कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो बच्चे बोलो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, लास्ट में प्रीएम्बल आया। तो प्रीएम्बल किस डेट को अडॉप्ट हुआ था? डेट थी 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था? पावर में आया था, चालू हुआ था। तो बेटा ये थी प्रीएम्बल के बारे में वर्बेटियम जानकारी, मतलब टिडबिट्स वाली। अब हम लोग इसको चैप्टर वाइज देखते हैं इसके अंदर और क्या दिया हुआ है। चलिए भैया कंप्यूटर महोदय चैप्टर खोलिए, खुल गया, सिम खुल गया। देखिए भैया पहला पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना की परिभाषा लेके आई गई है। क्या है? इट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट सेट्स आउट द गाइडलाइंस फॉर द पीपुल ऑफ द इंडिया। बेटा मैंने क्या बोला था? ये एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है। तो देखिए ये क्या है? एक संक्षिप्त परिचयात्मक व्यक्तित्व है जो भारत के लोगों के लिए दिशा निर्देश तय करता है। दिशा निर्देश का मतलब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग का क्या किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया गया है। इट इंडिकेट्स द सोर्स from which document derives its authority and meaning। बेटा इसका मतलब ये होता है कि हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में पावर कहां से आती है, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में, हम लोग के प्रीएम्बल में पावर पीपुल से आती है। तो ये इसके बारे में हम लोग को बताता है कि हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग के प्रीएम्बल कहां से पावर लेता है। अगला पॉइंट, इट रिफ्लेक्ट्स होप एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। बट ऑब्वियस सी बात है बेटा, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उससे सभी लोगों की होप्स होंगे, रिफ्लेक्शन होंगे। चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है ये, द प्रीएम्बल कैन बी रिफर्ड एज प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा ये मैंने अभी आपको बताया, प्रीएम्बल को क्या बोलते हैं? प्रीफेस, यानी इंट्रोडक्शन किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार पढ़ रहा है, याद रखो बच्चे, ये मैं आपके लिए भी बोलता हूं, जो फ्रेशर है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन का सी भी नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बना है, तो वो पहले प्रीएम्बल को जाए पढ़ ले, प्रीएम्बल के बेसिक फीचर्स को रीड कर ले, उसके बाद उसको खुद समझ में आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, किस तरीके से बनाया गया है। क्लियर हो गया? इट वॉज टेकन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये मैंने अभी आपको बता दिया। इट वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। ये डेट याद रखना बेटा। अभी जो मैंने पहले बताया था बेटा, वो बताया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किस दिन अपनाया गया था। इससे प्रीएम्बल की डेट से बच्चे मत कंफ्यूज होना, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था एंड 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया था। बट बेटा हम लोगों का प्रीएम्बल 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और वो पावर में कब आया था? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही। तो देखो यहां से ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि 26 नवंबर क्यों आया? क्योंकि बेटा पहले कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 26 नवंबर तक, उसके बाद प्रीएम्बल को लेके आया गया। तो बच्चे यहां पे डेट से मत कंफ्यूज होइएगा कि सर आपने तो 22 जनवरी बोला था, बेटा वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की थी। डेट को क्लियर करते हुए, नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला, टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, प्रस्तावना का पार्ट है क्या? बेटा ये मैंने इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है, इसके अंदर बेटा एक स्टेटमेंट है जिसको वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ना है, इसकी सीरीज भी ब्रेक नहीं करनी है। यूपीएससी के मेंस की परीक्षा में, यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस की मेंस की परीक्षा में प्रीएम्बल कभी आया करता था डायरेक्टली लिखने के लिए कि स्टेटमेंट ऑफ द प्रीएम्बल बताइए, प्रीएम्बल का स्टेटमेंट क्या होता है। तो बच्चे यहां लिखा हुआ है, जैसे
वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic and republic and to constitute its people क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सारे पॉइंट्स देखिए इसमें पीछे दिए हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic and republic and to secure all citizen justice liberty equality fraternity on in our constitution assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give ourselves this constitution। बच्चों आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं इनका मीनिंग क्या है, पर इस स्टेटमेंट में आपको क्या जानना है बच्चे। इस स्टेटमेंट अगर आपको रटना है तो बेटा वर्ड बाय वर्ड रटना है, एक सीरीज में याद करना है। यहाँ नहीं पहले डेमोक्रेटिक बाद में सॉवरेन नहीं आएगा, पहले सॉवरेन आएगा फिर सोशलिस्ट आएगा फिर डेमोक्रेटिक आएगा फिर रिपब्लिक आएगा फिर जस्टिस आएगा फिर लिबर्टी आएगा इक्वेलिटी आएगा। इस तरीके से आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरा इससे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, हम लोग के प्रीएम्बल में कौन सी डेट पढ़ी गई है, तो बेटा यहाँ पे लिखा भी हुआ है in this constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution। ये यूपीएससी की प्री की परीक्षा में और स्टेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हम लोग के प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी डेट पड़ी है, 26 जनवरी 1950 कि 26 नवंबर 1940। आपको दो ऑप्शन ऐसे मिलते जुलते देगा, उससे आपको कंफ्यूज करेगा, तो आपको बच्चे याद रखना है 26 नवंबर 1949 की डेट हम लोग के प्रीएम्बल में पड़ी है। अगली स्लाइड्स में बेटा ये जो इसके वर्ड लिखे हैं हम लोग इसके मतलब देखते हैं। बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले इस वीडियो को देख रहे हैं बेटा वो प्रस्तावना के पार्ट को गूगल पे हिंदी में सर्च कर सकता है। एक स्लाइड के अंदर हिंदी इंग्लिश देना पॉसिबल नहीं था, तो जो मेरा मीडियम था इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश में इसको रखने की कोशिश करी है, तो इसके लिए टेंशन नॉट। चलते हैं अगला, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। इंग्रेडिएंट्स का मतलब प्रीएम्बल के अंदर की क्या सामग्री है, मतलब प्रीएम्बल के अंदर क्या पाया जाता है, प्रीएम्बल है क्या चीज। तो सबसे पहले देखिए अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम पीपुल ऑफ इंडिया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्या याद करना है, हम लोग के प्रीएम्बल अपनी पावर कहां से लेता है, ड्राइव करता है, इंडियन सिटीजन से करता है। अगला, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यहां पे लिखा है ये भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। क्लियर हुआ। तो ये सारे वर्ड की अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन वर्ड बाय वर्ड देखेंगे। तो इस इंग्रेडिएंट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रीएम्बल अपनी पावर कहां से डिराइव करता है, वो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। बच्चे प्रीएम्बल अपनी पावर को पीपुल ऑफ इंडिया भारत के नागरिकों से लेता है। क्लियर हुआ बच्चे। चलते हैं हम लोग आगे। तीसरा पॉइंट, according to preamble objective of constitution is to give justice liberty equality fraternity to its people। प्रस्तावना के अनुसार संविधान का उद्देश्य है अपने लोगों को न्याय स्वतंत्रता समानता बंधुता देना। इन चीजों को अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर हुआ। ये हम लोगों के प्रीएम्बल के इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसिक फीचर्स हैं, मेन पार्ट हैं। अब बच्चे एक चीज और जान लो, यहीं के अंदर एक चीज और जान लो, यहीं पे था क्या बेटा, आपको याद है ना हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात और आती है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है। फिर से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, तो बेटा जो हम लोग का 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी ने, किसने, इंदिरा गांधी ने किया था। क्या किया था, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो बेटा इसमें इन्होंने क्या किया था, बेटा इसके अंदर इन्होंने 3 चीज को ऐड किया था, मतलब हम लोग के प्रीएम्बल के अंदर क्या था, सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी या फ्रेटर्निटी।
इंटीग्रिटी। ये तीन चीज बेटा 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको क्या किया था, ऐड किया गया था। क्लियर हो गया। चलते हैं अब हम लोग जो वर्ड बाय वर्ड दिया है इसके एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश करते हैं। अगला एक्सप्लेनेशन, सबसे पहला एक्सप्लेनेशन वाक्य क्या होता है। सबसे पहले लिखा है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु। बोल्ड में अभी बाद में देखिएगा। सबसे पहले सॉवरेन का मतलब समझिए क्या होता है बच्चे। सॉवरेन का हिंदी अगर आप अनुवाद सुने तो बेटा सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु। सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु। कह दो सर इंग्लिश वाले जो हिंदी वाले होंगे ना उनको सॉवरेन समझ में आया होगा ना संप्रभु समझ में आया होगा। रीजन ये शुद्ध हिंदी है, शुद्ध इंग्लिश है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, सॉवरेन या संप्रभु का मतलब ये होता है हमारे ऊपर कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी बॉडी इंडिया के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती। इंडिया अपने डिसीजन लेने के लिए फ्री है। इंडिया अपने डिसीजन खुद भी ले सकता है। इंडिया किसी भी कंट्री पे अटैक कर सकता है। इंडिया भी किसी कंट्री पे गोली मार सकता है, चाइना को गिरा के मार सकता है। उसको ये काम करने के लिए किसी कंट्री से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। इंडिया एक संप्रभु देश है, एक सॉवरेन कंट्री है। इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो उसके लिए उसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से नहीं पूछना है, पाकिस्तान से नहीं पूछना है। अर्थात जो बेटा एक हिंदी में कहावत होती ना, मन के मर्जी, ना आगे कोई ना पीछे कोई। तो जो बेटा अपना डिसीजन खुद ले सके, अपने डिसीजन के लिए उसको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, उस कंट्री को हम लोग सॉवरेन कंट्री बोलते हैं, संप्रभु देश बोलते हैं। क्या बताइए हम लोग का इंडिया सॉवरेन है क्या? सोचिए, सही में सॉवरेन तो है। इंडिया अपने सारे काम खुद करता है। अब स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा है। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। भारत एक स्वतंत्र राज्य है। देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट। भारत के ऊपर कोई अलग अथॉरिटी नहीं है। इन 1949 इंडिया डिक्लेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फुल मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। यहाँ पे बेटा एक नई चीज आ गई, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। एक बार ये मैं आपको शायद बता चुका हूं, पर एक बार फिर से समझ लीजिए ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन क्या होता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको सही करते हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन क्या होता है देखिएगा, बहुत छोटा हो गया। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन बच्चे, इसका मतलब क्या होता है मैंने एक बार बताया था, मैं फिर बता देता हूँ। जो आज वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो फिर पीछे जाएंगे। अभी समझिए बेटा, कॉमनवेल्थ होता कुछ नहीं है, वो ब्रिटिश की कॉलोनी। कौन सी? वो ब्रिटिश की कॉलोनी जहां पे कभी ब्रिटिशर्स ने शासन किया था। वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी जहां पे कभी ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, शासन किया था, रूल किया था। और अब वो वहां पे रूल नहीं कर रहे हैं। अब वो कंट्री इंडिपेंडेंट हो चुकी है, वो अपने डिसीजन खुद ले रही है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना रही है। बट ब्रिटिशर्स को ऑनर देने के लिए, चाटुकारिता साबित करने के लिए ब्रिटिशर्स लोग एक ऐसे टाइटल दे देते हैं कॉमनवेल्थ। तो इंडिया ने उसको मान लिया था कि ठीक है हम कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कहलाएंगे। पर इंडिया कॉमनवेल्थ कहलाने से इंडिया के सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। इंडिया यूएनओ में भी इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेट करता है। इंडिया के जो वोटिंग राइट्स हैं वो अपने हैं, आईएमएफ में है वो अपने राइट्स हैं। सिर्फ कॉमनवेल्थ एक ऑनरी टैग है, ये दर्शाता है कि कभी यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने शासन किया था, कभी वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी और कॉमनवेल्थ से कोई लेना देना नहीं। कॉमनवेल्थ नेशन दो प्रकार के होते हैं। कॉमनवेल्थ का मतलब आप समझ गए, कॉमनवेल्थ दो टाइप्स के होते हैं बेटा। कॉमनवेल्थ में क्या होता है, एक टाइप 1 होता है, जैसे न्यूजीलैंड है, एक टाइप 1 है जो न्यूजीलैंड है बेटा। उसमें क्या होता है कि उन्होंने कॉमनवेल्थ का टाइटल अडॉप्ट किया। होता क्या है, जो उनकी कंट्री का जो टॉप होगा वो सीधे किंग और क्वीन को रिपोर्ट करेगा, या ये कह लो वो इनडायरेक्टली अपनी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है उसको ब्रिटेन का जो किंग होता है, क्वीन होता है, उसको मानते हैं। पर भारत में क्या ऐसा है?
इंडियन अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को प्रेसिडेंट बोलता है ना, इंडिया का जो टॉप मोस्ट बॉडी है वो प्रेसिडेंट है, ना कि ब्रिटेन का मोनार्क यानी ब्रिटेन का राजा। तो कॉमनवेल्थ टाइटल दो प्रकार के होते हैं, इंडिया ने दूसरा वाला लिया है। इंडिया ने सिर्फ नाम के लिए लिया है, इंडिया का ना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कोई ब्रिटेन में है, ना इंडिया का ब्रिटेन से कोई लेना देना नहीं है, बस ब्रिटेन ने इंडिया में रूल किया है। तो इस बात को बस चाटुकारिता दिखाने के लिए हमारे नेहरू जी ने जी कहा, जी मैडम हम अडॉप्ट कर लेते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। क्लियर हुआ? कॉमनवेल्थ इज नथिंग। चलते हैं आगे। तो यहां पे आपने देखा कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन क्या होता है जाना। अगला इसी में कंटिन्यू है, इंडिया एक्सेप्टेड ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ बट दिस डज नॉट अफेक्ट इंडिया सॉवरेनिटी। मतलब समझ गए होगे, मैंने अभी आपको क्या बताया, कॉमनवेल्थ जितने देश हैं उनका हेड तो होता है ब्रिटिश मोनार्क। फिर से, जितने कॉमनवेल्थ देश हैं उसका हेड तो होता है बाय डिफॉल्ट ब्रिटिश मोनार्क, पर इंडिया उसको कंसीडर नहीं करता, इंडिया उसको नहीं मानता, न्यूजीलैंड उसको कंसीडर करता है। क्लियर हो गया? फिर से बताऊं, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कॉमनवेल्थ होने के नाते वो होना चाहिए ब्रिटेन का मोनार्क, पर इंडिया उसको नहीं मानता, इंडिया अपने प्रेसिडेंट को टॉप पे मानता है। क्लियर हो गया सभी को? तो इंडिया ने हाँ ये बात जरूर मान ली कि कॉमनवेल्थ नेशन के जो हेड होंगे वो ब्रिटेन की महारानी होगी। इंडिया ने कहा ठीक है, ये 54 कितने 54 आज वर्ल्ड में 54 कंट्रीज हैं जो कॉमनवेल्थ नेशन के अंदर आती हैं, और इन्हीं के बीच कॉमनवेल्थ गेम होते हैं। क्या होते हैं? कॉमनवेल्थ गेम। और यहीं से घोटाले हुए थे ना, जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, ओलंपिक नहीं हुआ था, तो बेटा यही वाले कॉमनवेल्थ गेम हुए थे इन्हीं 54 कंट्रीज के बीच में। क्लियर हुआ? और ये कौन से कलमाड़ी और माड़ी थे, सब पकड़े गए थे घोटाला करने में, कुर्सी बेचने में। 30 रुपए की कुर्सी किराए की, उसको 400 रुपए किराए पे दिखा रहे थे, ऐसे ही कुछ इन्होंने घोटाला किया था। ये बात आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ इंडिया इन यूएनओ ऑन देयर सॉवरेनिटी। मैंने अभी आपको बताया उसकी संप्रभुता पर यूएनओ में भारत की कोई सीमा नहीं है। मतलब यूएनओ में जाने के लिए भारत को ब्रिटेन कॉमनवेल्थ से कोई परमिशन नहीं लेनी है, कुछ पूछना नहीं है, इंडिया इंडिपेंडेंट है। बीइंग अ सॉवरेन स्टेट इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी और सीड इट। इसका मतलब क्या हुआ? संप्रभु देश होने के नाते, सॉवरेन कंट्री होने के नाते बेटा इंडिया किसी भी फॉरेन कंट्री को एक्वायर कर सकता है। आज इंडिया का मूड खराब हो, वो पाकिस्तान पे कब्जा कर सकता है, इंडिया कर सकता है। और इंडिया चाहे तो पीओके और अस्काई चीन को पाकिस्तान और चाइना को रिस्पेक्टिवली दे सकता है, क्योंकि इंडिया सॉवरेन स्टेट है। अस्काई चीन को हमारे चाचा जी के समय दे दिया गया, पीओके हमारे चाचा जी के समय चला गया, अब देखिए कब हम लोग के पास वापस आता है। क्लियर हो गया? तो इंडिया सॉवरेन होने के नाते क्या कर सकता है बच्चे? फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, यानी कब्जा कर सकता है, और अपनी कंट्री के किसी पार्ट को दूसरे देश को दे सकता है। मतलब दे सकता है, पर इसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा, आर्टिकल 368। इसकी डीपनेस हम लोग इसके अगला जो चैप्टर आएगा यूनियन एंड स्टेट्स, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, यूनियन एंड टेरिटरीज के अंदर पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 के बीच में जो आएगा। पर अभी इस बात को समझ लीजिए, और एक चीज और जान लीजिए, अगर इंडिया की सॉवरेनिटी में, फिर से इंडिया की सॉवरेनिटी में अगर ये वाला पार्ट ना जोड़ा गया होता, इंडिया कैन एक्वायर एनी स्टेट, तो बच्चे आज सिक्किम देख रहे हो ना, वो इंडिया का पार्ट ना हो पाता। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हम लोग के यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जो बेटा इंडिपेंडेंस के बाद उसको इंडिया को मिला। जैसे हम लोग का दमन एंड दीव हो गया, हम लोग का इधर नीचे चले आइए पुडुचेरी हो गया, ये सब बेटा हम लोग को इंडिपेंडेंस के बाद 1956 के आसपास ये सारी चीज़ें मिली हैं। अगर इंडिया किसी फॉरेन टेरिटरी को ले नहीं सकता होता तो बेटा ये सारी चीज़ें आज इंडिया की होती नहीं। आज भी दमन एंड दीव में ब्रिटेन का कब्जा होता, क्योंकि जो वहाँ पे शासक थे पोर्टुगीज, वो ब्रिटिशर्स को हैंडल करके चले आते। पर क्योंकि इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं माना, उन्होंने कहा बस मैं आपका टाइटल कबूल कर रहा हूँ और इसके बाद चुपचाप यहाँ से निकल लेना, दिखाई मत देना। तो बस इंडिया यही करता है। तो बच्चे जो सॉवरेन, हम लोग के प्रियम्बल में इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, भारत एक संप्रभु राज्य है, इसका जो अर्थ है मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले पॉइंट के आगे।
अगला बेटा दूसरा पॉइंट है सोशलिस्ट। यहां लिखा है बेटा समाजवादी। समाजवादी भी होता है, साम्यवादी भी होता है, पर यहां थोड़ा समाजवादी को समझ लेते हैं। बेटा जो वर्ड सोशलिस्ट है ये हम लोग के इकोनॉमिक्स से निकल के आता है। होता है क्या बच्चे, हम लोग की इकोनॉमिक्स होती है ना बच्चे, 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है कैपिटलिस्ट जिसको बोलते हैं पूंजीवादी, एक होती है सोशलिस्ट जिसको बोलते हैं साम्यवादी या समाजवादी, और एक होती है थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। बेटा यहाँ पे हम लोग के प्रियम्बल में किसके बारे में बोला गया है? सोशलिस्ट के बारे में। इफ यू गो बाय द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी देन आवर इकोनॉमी इज सपोज टू सोशलिस्ट, बट इन एक्चुअल आवर इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। आई रिपीट इट अगेन, अगर आप प्रावधान के अकॉर्डिंग चलिए तो हम लोग की अर्थव्यवस्था को समाजवादी होना चाहिए, बट वास्तविकता में इंडिया की तो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स इकोनॉमी है। आइए कैसे है, आइए समझते हैं। तो जल्दी से जरा इनके मैं तीनों आपको मीनिंग वर्बली समझा देता हूं, इकोनॉमिक्स में इसको डीप में डिस्कस करेंगे। बेटा जो पूंजीवाद होता है यानी कैपिटलिस्ट होता है, बेटा कैपिटलिस्ट एक मेथड होता है जिसमें कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उस पे प्राइवेट इंडिविजुअल का कैप्चरेंस होती है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। गवर्नमेंट का रोल होता है सिर्फ सिक्योरिटी और डिफेंस और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और कंट्री के अंदर जितने रिसोर्स हैं उसको कैप्चर करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसकी कॉस्ट डिसाइड करना, ये सब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन करते हैं। नंबर सेकंड होता है बेटा सोशलिस्ट। क्या होता है बच्चे? सोशलिस्ट। बेटा जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी ठीक इसके अपोजिट होती है। बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर होता क्या है, इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर सारे जितने रिसोर्सेज होते हैं उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, वहां पे प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब समझे क्या, एक चाय की दुकान होगी, एक बाल काटने की दुकान होगी, अगर वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है तो बेटा वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही होगी। बट क्या एक्चुअल में आपके पापा दादा ने कभी आपको बताया कि वो जो बाल काटने वाली दुकान है वो सरकारी दुकान है, जो वहां बाल काट रहा है वो सरकारी नहीं है? मैं तो अपने बच्चे को बड़ा होके बाल काटना सिखाऊंगा और वो क्या कहते हैं सिविल सर्विस टेस्ट फॉर बार्बर होगा, उसमें जाके वो पार्टिसिपेट करेगा और वो बनेगा। क्या कभी आपने ऐसा सुना? नहीं सुना। जब आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं तो बेटा सोशलिस्ट वर्ड ही नहीं है। बट हमारे जो प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट वर्ड का यूज किया गया है बेटा ये मार्क्सियन और गांधीयन फिलॉसफी के बीच का निकाला गया है। मार्क्सियन हम लोग के सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कार्ल मार्क्स सोशलिस्ट इकोनॉमी के हम लोग के फादर थे, फाउंडर थे। तो हम लोग की जो इकोनॉमी है वो 100% सोशलिस्ट नहीं है, हम लोग की इकोनॉमी मिक्स है। कौन सी? जिसमें मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड्स हो गया, हाईवे हो गया, जिससे कंट्री की बेस होती है, स्टील फ्रेम होता है, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जो रेस्ट अदर पार्ट होता है बच्चे उसको कौन कंट्रोल करता है? प्राइवेट सेक्टर करता है और गवर्नमेंट दोनों मिक्स करती है। तो बेटा जिस इकोनॉमी में प्राइवेट गवर्नमेंट मिक्स काम करती है बच्चे उस सेक्टर को हम लोग मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मिक्स इकोनॉमी का एग्जाम्पल ये है, जैसे कोर सेक्टर लेते हैं, सबसे पहले बेटा डिफेंस। बेटा डिफेंस में क्या कोई प्राइवेट बंदा है जो मिसाइल बनाता है, रॉकेट बनाता है? आपने कभी दुकान में नाम सुना? कल्लू भाई रॉकेट वाले, भैया यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करवाएं, ये करवाएं। आपने ऐसी दुकानें आज तक सुनी? नहीं सुनी। रीजन, ये कोर सेक्टर है, ये इंडिया में सिर्फ गवर्नमेंट के अंडर में होगा। दूसरा NHAI हाईवे, कभी आपने दुकान में सुना भैया हाईवे बनवा लो, रोड बनवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो? गवर्नमेंट इसके लिए प्राइवेट टेंडर्स देती है, पर बेटा कंट्रोल, रूल्स एंड रेगुलेशन तो गवर्नमेंट करती है। पोस्ट आज मिक्स इकोनॉमी में आ गया है। कैसे समझते हैं? 2 एसेंशियल चीज आपने पढ़ ली, ये किसको कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट। अब मैं तीसरा एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे एजुकेशन। बेटा एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, दोनों है। तीसरा मार्केट्स के अंदर बेटा PDS वाले सिस्टम भी है, जहां पे क्या कहते हैं राशन कार्ड वाले लोग भी जाते हैं, बनिया गुप्ता जी की दुकान भी है। तो मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों का रोल है। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जो 100% प्राइवेट है, जैसे कोचिंग सेक्टर है। बेटा आपने कोचिंग सेक्टर में सुना है कि कोई सरकारी कोचिंग खोल गई? स्कूल भी पब्लिक होते हैं, प्राइवेट होते हैं। तो जिस कंट्री के अंदर
गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का मिक्सअप होता है, उस इकोनॉमी को हम लोग मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। तो बेटा हम लोग के प्रियम्बल में जो समाजवादी वर्ड सोशलिस्ट बोला गया है, इसका अर्थ यही है कि इट इज द मिक्सचर ऑफ गांधीयन एंड मार्क्सियन इकोनॉमी, विच मींस इट डिनोट्स मिक्स इकोनॉमी, नॉट सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो बेटा ये थोड़ा सोशलिज्म वर्ड यहाँ थोड़ा मेटाफर के रूप में यूज करा जा रहा है, जो लिखा है एक्चुअल उसका मीनिंग है नहीं। क्लियर हुआ? आइए हम लोग वर्ड समझते हैं। दिस टर्म वॉज एडेड 42nd अमेंडमेंट इन 1976 दिसंबर, कम्युनिस्ट सोशलिज्म। क्लियर हुआ? तो 1976 में इसको ऐड किया गया था। अभी मैंने आपको बोला सोशलिस्ट सेक्युलर फ्रैटर्निटी या इंटीग्रिटी। बेटा फ्रैटर्निटी और इंटीग्रिटी दोनों का ही मतलब होता है बंधुत्व या भाईचारा, दोनों एक ही है। इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। क्लियर हो गया? तो बेटा यहाँ पे हमने क्या देखा, सोशलिस्ट, इसको कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट 1976। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। अगला, इंडिया फॉलोज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म नॉट अ कम्युनिस्ट सोशलिज्म। देखिए यहां पे दो खतरनाक वर्ड है बेटा, एक होता है डेमोक्रेटिक, एक होता है कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट का तो मतलब आप समझ गए क्या होता है, पर डेमोक्रेटिक का मतलब और कम्युनिस्ट का मतलब समझ लीजिए। बेटा डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है, जैसे बोलते हैं इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए चुने गए। मतलब यहाँ पे सिटीजन होते हैं, वो सबसे पावरफुल होते हैं, वो अपने लीडर्स को चुनते हैं। कम्युनिस्ट में ठीक इसका अपोजिट होता है, वहां पे लोकल्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती। कम्युनिस्ट सोशलिस्ट से एक ऊपर और आगे होता है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूं कम्युनिस्ट एक्चुअल होता क्या है। बेटा आपने नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल सुना होगा, एक मोटा सा लाफिंग बुद्धा टेडी बियर किम जोंग उन आता है, टीवी में देखा होगा, उसके चर्चा सुने होंगे। चर्चा नंबर 1, उसकी किसी रिलेटिव की डेथ हो गई थी, उसने पूरी कंट्री में शोक संदेश जारी करवा दिया और बोला सभी लोगों को रोना है, रोना है मतलब आंसू निकलने चाहिए, जो नहीं रोया उसको उठा के जेल कर देंगे। क्या इंडिया में ऐसा है? अभी लास्ट ईयर कितने रूलर्स, कितने नेताजी लोग मर गए, क्या मोदी जी ने ऐसा प्रावधान दिया कि अगर नहीं रोए तो बेटा समझे रहना, आपकी इच्छा है तो रो, नहीं इच्छा है तो मत रो, हंसो, सेलिब्रेट करो। कोई लोग फेसबुक में डाल भी देते हैं कुत्ता मर गया, कोई कहते हैं बहुत अच्छा नेता मर गया। तो ये इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोकतंत्र है, लोग ही पावरफुल है, इंडिया में कोई कुछ भी बोल सकते हैं। एक बार जरा नॉर्थ कोरिया में जाके किम जोंग उन पागल है, हम लेके रहेंगे आजादी, एक बार जरा करके तो दिखाइए, तब समझ में आएगा कि लोकतंत्र और कम्युनिस्ट में क्या डिफरेंस है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्लियर हो गया? एक्चुअल में आपको कम्युनिस्ट की डेफिनेशन बताता हूं, ये सोशलिस्ट से अलग कैसे है। बच्चा जो सोशलिस्ट होता है, सोशलिस्ट के अंदर कंट्री के जो सारे रिसोर्सेज होते हैं वो कंट्रोल करती है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर नहीं होता। एक चाय की दुकान से लेके एरोप्लेन की दुकान सब कंट्रोल करेगी गवर्नमेंट। बट एक चीज बताओ, सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट पीपुल्स के ऊपर अत्याचार नहीं करती, मींस पीपुल्स आर फ्री टू डू एनीथिंग। अर्थात मैं अगर इंडिया में सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मैं अपने बच्चे को सरकारी बार्बर बनाना चाहता हूं या सरकारी पायलट बनाना चाहता हूं या टीचर बनाना चाहता हूं, ये मैं डिसाइड करूंगा। बट कम्युनिस्ट में क्या होता है, आप ये भी नहीं डिसाइड करते, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर हुआ? तो आपके पास क्या ऐसा है, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करिए कि ये तुम सिविल सर्विस की तैयारी करोगे, तुम एसएससी की तैयारी करोगे, क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटा इसको बोलते हैं कम्युनिस्ट सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म हम लोग का नॉर्थ कोरिया है। एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल, इंडिया में पार्लियामेंट चलती है, अभी देखिए हम लोग के राज्यसभा के जो स्पीकर थे उनका माइक तोड़ दिया गया। ये हम लोग का लोकतंत्र है, हमारा सबसे पावरफुल है। नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल लेते हैं। किम जोंग उन अपने पार्लियामेंट में बैठा था, किम जोंग उन अपने पार्लियामेंट में बैठा था, उसकी रूलिंग गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर, कौन? उसकी रूलिंग गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर, वो यॉर्निंग करते हुए, जैसे नहीं आपने एक पाकिस्तान का खिलाड़ी था वर्ल्ड कप में कर रहा था,
नाम भूल गया, विकेट कीपर है, कैप्टन सरफराज धोखा देगा, ठीक, वो करते हुए उसकी खूब हम लोग ने मीम्स बनाए थे। हुआ क्या, वो रूलिंग पार्टी का एक मिनिस्टर था, वो यॉर्निंग करते हुए जमुआई लेते हुए पकड़ा गया, किम जोंग उन ने उसको शूट करवा दिया गया। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मोदी जी पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे हैं और राजनाथ सिंह थोड़ा कर दें और मोदी जी उनको गोली छुड़वा दें। ये कम्युनिस्ट सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इसको नहीं कहते हैं। अब आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। ये सारे बेटा टॉपिक डिटेल टॉपिक इकोनॉमिक्स के हैं, हम लोग इसको वर्ल्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया, लोकतांत्रिक समाजवाद मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, क्लियर हो गया। अगला, इंडियन सोशलिज्म इज हैविली टुवर्ड गांधीयन सोशलिज्म। मैंने आपको क्या बताया, इंडियन जो सोशलिज्म है वो गांधी की तरफ है। आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा गांधीयन और मार्क्सियन का मिक्सचर इसको किया गया है। ये बात आप समझ गए। चलते हैं आगे, आगे क्या पॉइंट दिया गया, आगे दिया गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 डाइल्यूट द सोशलिस्ट क्रेडेंशियल ऑफ इंडियन स्टेट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये है तो इकोनॉमिक्स का था क्या। इसके बाद बेटा 1991 में हम लोग के यहाँ एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हो चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम के हो, इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ा होगा बेटा। उसके पहले ना इंडिया की क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी, फिर इकोनॉमिक्स का टर्म आ गया। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब हम ना किसी को आने देंगे ना किसी को बेचेंगे, अपने अंदर का सामान अपने अंदर गोल गोल घुमाएंगे। इसी से इंडिया में रिसेशन 1991 में लगभग आ चुका था। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगभग लगाई जाने वाली थी बट लगी नहीं थी। आर्टिकल 360 यूज नहीं किया गया था। क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, हाँ एलपीजी रिफॉर्म्स। उसके बाद आता है, अगला आता है हम लोगों का सेक्युलर। ठीक, सेक्युलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। बेटा ये जो वर्ल्ड सेक्युलर है इस पे भी मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है बेटा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको ऐड किया गया। आज बेटा सेक्युलरिज्म वर्ल्ड पे बहुत राजनीति होती है, बहुत डिबेट होती है। मैं भी किसी टॉपिक पे राजनीति नहीं करना चाहता, मैं बस कुछ पॉइंट्स अपने रखना चाहता हूं आपके सामने जो एक फैक्चुअल डेटा पे बेस है। जैसे याद करिए साइमन कमीशन के बाद 1928 में नेहरू कमेटी आई थी। बेटा 1928 में नेहरू कमेटी ने बोला था इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं होना चाहिए, इंडिया सेक्युलर कंट्री होनी चाहिए। हम कब की बात कर रहे हैं, 1928 की। तब ना बांग्लादेश अलग हुआ था ना पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम सब इंडिया के अंदर रहते थे, सिख सब रहते थे। बात क्लियर हो गई, ये बात बहुत अच्छी है। हम लोग का जब कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर ने बनाया, क्या बनाया, अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। एक्चुअल अंबेडकर के कानून को लेके आज कितनी भीम आर्मी और XYZ कितनी राजनीति होती है। अंबेडकर का जो कानून बनाया, जो 26 जनवरी 1950 को बना, उसमें वर्ल्ड सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष नहीं था। क्यों नहीं था उसका बेटा रीजन ये था। रीजन नंबर 1 बेटा माउंटबेटन प्लान जो 3 जून 1947 को आया था, उसने तो बेटा इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मतलब बांग्लादेश तो 1971 में बना, वो था तो ईस्ट पाकिस्तान। पहले ही आपने जाति के आधार पे बांट दिया, तो जो लोग यहाँ के मेजॉरिटी जाति के हिसाब से थे वो तो पहले ही अलग हो गए। तो जो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, जब बेटा आपने जाति के आधार पे बांट चुके हो पहले, तब आप वर्ल्ड सेक्युलर रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो उस जाति के थे वो इधर हैं, वो इधर हैं। तो इंडिया में तो एक मिक्स, एक जाति बची ना जो मेजॉरिटी है, तो इंडिया के अंदर स्टेट रिलीजन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को रखा गया और बहुत शालीनता से रखा गया। पर हुआ क्या, इंदिरा गांधी 1976, इंदिरा गांधी, उनके हस्बैंड कौन थे सभी को पता होगा, फिरोज खान, इमरजेंसी लगाई, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 किया। अब बच्चे उन्होंने क्या कर दिया, अब उन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड जोड़ दिया, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्षता। और बेटा सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोल दिया ये हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। तो देखो इसके दो नुकसान हो गए। नुकसान ये क्या हो गया, अब भविष्य में हमारी कोई भी सरकार
आर्टिकल 368 का यूज करके वर्ल्ड सेक्युलर को कॉन्स्टिट्यूशन से रिमूव नहीं कर सकती। अगर वो कर देगी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके पैनल को अपने अंडर में करना होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत इस वर्ल्ड सेक्युलर को कह देगी ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, इसको कोई भी सरकार नहीं छेड़ सकती। तो मतलब आप समझिए हम लोग के प्रीएम्बल में पहले देखिए बहुत सारी चीजें अभी आपको नहीं पता चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही बड़ा एक वोलाटाइल इंस्टीट्यूट है। अगर आपके फेवर में है तो आप कुछ भी करवा सकते हो, नहीं है तो आप कुछ भी नहीं करवा सकते। मतलब समझिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला कि आप प्रीएम्बल को चेंज कर सकते हो, आगे की स्लाइड्स में आएगा आपको। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला प्रीएम्बल को चेंज कर सकते हो, बाद में प्रीएम्बल इन्होंने चेंज कर दिया, बाद में बोला अब आप प्रीएम्बल नहीं चेंज कर सकते। एक चीज जान लीजिए, अगर किसी भी के टॉपिक के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे लेटेस्ट जजमेंट है वही माना जाता है, वही मान्य होता है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे सुब्रमण्यम स्वामी और ये सब सीनियर एडवोकेट हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन डालें कि सेक्युलर को कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर से हटा देना चाहिए, और जो हम लोग की टीम है चीफ जस्टिस और उसके साथ के लोग, वो अगर चाहें तो इसको हटा सकते हैं, वो चाहें तो नहीं हटा सकते। अगर हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट से पहले ये डिसाइड करवाना पड़ेगा कि आप आर्टिकल 368 से कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को चेंज कर सकते हो। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस गाइडलाइंस को नहीं बोलेगा तो बेटा 1973 या 6 में केशवनंद भारती केस हुआ था बच्चे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हो बट उसके बेसिक फीचर को नहीं कर सकते। तो बेटा ये जो वर्ल्ड सेक्युलर है ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर इन्होंने डाल दिया। वो भी क्या अंबेडकर लेके आए थे इसको? नहीं आए थे। और सारी राजनीति, सारी आर्मी, जितनी गली नुक्कड़ वाली छोटी मोटी आर्मी खड़ी हो जाती है, वो अंबेडकर का कानून, अंबेडकर का कानून, हाय हाय। अब देख लीजिए क्या ये अंबेडकर का कानून है कि इंदिरा गांधी का कानून है, डिसाइड करना आपका काम। सेक्युलर वर्ल्ड क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। तो दिस टर्म वाज एडेड 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। वर्ल्ड सेक्युलर स्टेट वाज नॉट मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख नहीं किया गया, इसको फोर्सफुली हम लोग को पहनाया गया, नहीं तुम सेक्युलर बनो, स्टेट रिलीजन तुम्हारा कोई नहीं होगा। बट ये तो हम लोग के साथ जाति है ना बेटा, दो पार्ट हम लोग के कर दिए गए, कास्ट के, जाति, रिलीजन के अकॉर्डिंग। जब दो लोग अलग हो गए तो क्या ये हम लोग का धर्मशाला थोड़ी ना है, बट अब धर्मशाला बना है तो इसको एंजॉय करें। चलते हम लोग आगे। अगला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन embodies the positive concept of secularism। अब बेटा एक बार लिख दिया है तब आप पॉजिटिव बोलिए या निगेटिव बोलिए, अब तो अच्छा दिखाने के लिए आपको कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। जैसे हमारे चाचा नेहरू एंड कंपनी है, 1962 में अस्काई चीन का कितना बड़ा एरिया, जैसे आज की जो कंट्री है यूरोप की बेल्जियम है, बेल्जियम के साइज का एरिया चाइना ने 1962 में कैप्चर कर लिया गया। बट आज आप नेहरू एंड कंपनी से कभी इस पे पूछिए कि आपका इस पे क्या कहना है, उनका सीधा जवाब होता है अरे वो पार्ट में तो बर्फ ही बर्फ है, पहाड़ ही पहाड़ है, वो किसी यूज का नहीं, वहां पे रेगिस्तान है, बर्फीला रेगिस्तान है। तो मतलब वो इस बात को जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक है चला गया, नहीं तो वो सरदर्द कौन लेता उसको मैनेज करने में। देखिए आजकल ये राजनीति का क्रक्स है, राजनीति में आजकल कोई भी टीवी चैनल उठाइए यही चीज चल रही है। पर बच्चे तो आपको डिसाइड करना है एक्चुअल क्या सही है क्या गलत है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ये आपको डिसाइड करना है। क्लियर हुआ? तो इंडिया में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म अपनाया गया है। बेटा पॉजिटिव साइड का मतलब क्या हुआ? इंडिया में हम लोग सभी प्रकार के धर्मों को पढ़ने की, ग्रो करने की आज़ादी देंगे, और हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 25 से 28 राइट टू रिलीजन इसीलिए दे दिया गया है। पर हाँ, राइट टू रिलीजन तो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में था, पर एक वर्ल्ड सेक्युलर डाल के सरकार को इन्होंने बांध दिया है पूरी तरीके से। अगला वर्ड आता है
डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक पे हम लोग इतनी देर से बात ही कर रहे हैं, लोकतांत्रिक, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। इसके अंदर क्या था, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस इंडियन पीपुल पोजेस सुप्रीम पावर। अभी तो मैंने बोला भारत के नागरिक के पास एक्सट्रीम पावर होती है। तो और देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बेटा थोड़ा इसको समझ लेते हैं। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, पावरफुल कौन होता है, लोकतांत्रिक में पावरफुल कौन होता है, पीपुल्स होते हैं। बेटा डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है बेटा डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब समझिए, डायरेक्ट का क्या मीनिंग होता है बेटा, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जैसे हम लोग की स्विट्जरलैंड है, जैसे हम लोग की क्या है, स्विट्जरलैंड। बेटा डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर होता क्या है, जो पीपुल का लीडर होगा वो तो कौन चूज करेगा, जनता चूज करेगी। पर देखिए ये इंडिया से कैसे डिफरेंस है, मैं आपको एक केस बताता हूं। एक केस हमने लिया स्विट्जरलैंड, एक केस लिया इंडिया। इंडिया में चुनाव हुए, स्विट्जरलैंड में चुनाव हुए। इंडिया में चुनाव हुआ, मोदी जी जीते, स्विट्जरलैंड में चुनाव हुआ, XYZ वहां पे हेड बने। अब देखिए, अब मोदी जी को सत्ता में आए थे, हम CAA और NRC लेके आएंगे। मोदी जी बोल के आए थे हम CAA और NRC लेके आएंगे। सरकार में आते ही उन्होंने CAA और NRC का बिल ले आए, बिल पास हो गया। अब एक चीज बताओ, इस बिल पे बहुत कम्युनिटीज ने इस पे विरोध किया, बहुत सी पार्टी ने राजनीतिक रोटी सेकी, शाहीन बाग बना दिया, पर क्या वो सरकार के डिसीजन को ओवरटर्न कर पाए, क्या वो सरकार के डिसीजन को ओवरटर्न कर पाए, नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए बेटा, हम जनता का काम है, पीपुल का काम है गवर्नमेंट को इलेक्ट करना, बिल बनाना गवर्नमेंट का काम है। पीपुल गवर्नमेंट को चूज कर सकता है 5 इयर्स के लिए। अब 5 इयर्स तक अब आप गवर्नमेंट से कुछ नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट चाहे कोई भी रूल बना दे। स्विट्जरलैंड का केस, स्विट्जरलैंड में सरकार बनी, लोगों ने इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजा, उन्होंने एक रूल बनाया XYZ। ये रूल वहां के लोगों को नहीं पसंद आया, लोगों ने एक ह्यूमन चेन बनाई, एक पिटीशन भरा, सबके साइन करवाए। अगर वो वहां की मेजॉरिटी पॉपुलेशन से ज्यादा निकल गया तो बेटा उस बिल को पार्लियामेंट को वापस लेना पड़ जाएगा। पर इंडिया में अगर आज इंडिया के 100 करोड़ लोग साइन करके दे दें कि हमको CAA NRC नहीं चाहिए, और जब तक रूलिंग गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट नहीं चाहते तब तक बिल वापस नहीं हो सकता। तो बताने का मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपुल अपने लीडर्स को तो चूज करती है, पर लीडर्स के एक्शन यानी उनके बिल बनाने की पावर्स को भी लिमिटेड कर सकती है पेटिशन, प्लेबिसाइड और रेफरेंडम के माध्यम से। पर इंडिया एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया अपने लीडर्स को तो सिलेक्ट करती है पर लीडर्स की पावर को नहीं कंट्रोल करती, वो पार्लियामेंट करता है। मतलब आपका काम है चुन के भेज दो, बाकी जो करेंगे हम करेंगे। स्विट्जरलैंड में आप चुन के भी भेजो और आपके अकॉर्डिंग भी हम कानून बनाएंगे। क्लियर हो गया बच्चे सभी को। मैं एक एग्जांपल नंबर 2 देता हूं। अगर आज इंडिया में मोदी जी से सभी लोग बोलें कि हमको अपने कॉन्स्टिट्यूशन से सेक्युलर वर्ड हटाना है, सब लोग इस पे साइन करिए, तो बेटा जब तक रूलिंग गवर्नमेंट नहीं चाहेगी ये बिल पार्लियामेंट में नहीं आ सकता, चाहे इंडिया के 100 करोड़ लोग लिख दें। पर अगर स्विट्जरलैंड के अंदर ऐसा कुछ कानून लाना है, बनवाना है, वहां की सरकार कुछ नहीं मन है, तो लोग वहां पे रेफरेंडम करेंगे, लोग एग्री होंगे, तो सरकार को वो बिल बनाना पड़ जाएगा। मतलब समझ में आए, वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग आगे। अगला, इंडिया है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अभी मैंने आपको इतने बड़े बड़े 2 एग्जाम्पल बना दिए। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है 2 पार्ट, एक है पार्लियामेंट्री, एक है प्रेसिडेंशियल। तो बेटा इंडिया ने कौन सी सरकार चुनी है? अमेरिकन की, ब्रिटिशर? इंडिया ने बेटा जो सरकार चुनी है वो चुनी है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इंडिया ने कौन सी गवर्नमेंट चुनी है बच्चे? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं चुनी। अब देखो यहाँ पे भी एक ट्रिक, इंडिया ने ना एक्चुअल पार्लियामेंट्री चुनी है ना एक्चुअल प्रेसिडेंशियल चुनी है।
देखिए इंडिया ने दोनों का मिक्स चुना है। हम लोग बोलते पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्योंकि इंडिया में दो हेड होते हैं, एक हेड ऑफ द स्टेट होता है, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। बट जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसमें बेटा वहां के पीपुल, जैसे अमेरिका प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्ट करती है। इंडिया में क्या है, इंडिया में मोदी जी तो खैर अपने नाम से आए थे, पर मान लो बीजेपी वाले 2024 में चुनाव लड़े और किसी से ये ना बोले कौन प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, बस सब बीजेपी को वोट दे के आओ, और बीजेपी की मेजॉरिटी आ गई, तो अब बीजेपी की जो पार्टी होगी, जितने एमपी चुन के आए हैं, वो अपने लीडर को डिसाइड करेंगे, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, सीधे डायरेक्ट जनता उसको चुनती है। क्या इंडिया में ऐसा है? अभी आप मोदी जी के केस से ऐसा देख रहे हो, पर जरा 2004 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ये 2 दिन पहले तक भी क्लियर नहीं था। जब कांग्रेस का मैंडेट आ गया तो उन्होंने एक किसी कैंडिडेट को उठाया, उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया और उसको ओथ दिला दी और बोला ही विल बी डेजिग्नेटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? और एक चीज और जान लो, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया का बेटा, वो तो आया है ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है बेटा? जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें पार्लियामेंट तो हेड होता ही है, उनका जो हेड ऑफ द स्टेट होता है यानी किंग और क्वीन, बेटा वो मोनार्क होता है। मोनार्क का मतलब वो हेरिडेटरी होता है। आज जितने क्वीन एलिजाबेथ वन के जितने भी वंशज हैं वो सारे आज वहां के किंग और क्वीन बनते हैं। पर इंडिया में क्या है, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट बोलते हैं और हम लोग हर 5 साल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराते हैं। तो हमने अमेरिका का प्रेसिडेंट उठाया, ब्रिटेन का पार्लियामेंट उठाया, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो इंडिया में कौन सी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करी जाती है? इंडिया में करी जाती है पार्लियामेंट्री यानी संसदीय प्रणाली। द टर्म डेमोक्रेटिक इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल, बिल्कुल पता है, मेंशन है। इंडियन डेमोक्रेसी ऑल्सो इंक्लूड्स सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? आपको सामाजिक लोकतंत्र, अभी हम लोग ने इसके बारे में क्या किया, डिस्कस किया, और आर्थिक लोकतंत्र, इसके बारे में भी अभी हम लोग ने बहुत लंबे लंबे 2-2, 3-3 एग्जाम्पल ले चुके थे। ठीक है, तो बच्चों फिर हम लोग आज की क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं क्योंकि लेक्चर लगभग 1 आवर के आसपास का हो गया है। तो आज की क्लास हम लोग क्लास 1 में यहीं डेमोक्रेटिक तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग रिपब्लिक और इसके आगे पढ़ने को स्टार्ट करेंगे, इसके आगे तक देखेंगे। इसमें समझाने का बहुत कुछ है, बड़ा मजा आने वाला है आपको। तो मिलते हैं हम लोग बच्चे अगली क्लास में, मिलते हैं कल। तब तक थैंक यू, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।